स्टोरी की शुरुआत में हम एक बड़े से माउंटेन को देखते हैं जिसके चोटी पर एक घर होता है। हम देखते हैं उसी तरफ एक लड़का आगे बढ़ रहा होता है और वो कहता है, जब भी मैं कोई सपना देखता हूँ तो मैं हमेशा से ही यहीं पे क्यों एंड हो जाता हूँ। इसी के साथ वो उस घर के सामने आता है और उस गेट को खोलते हुए आगे बढ़ता है। वो कह रहा होता है 5 साल हो चुके हैं और फिर भी मैं अभी भी हर दिन इस गॉड डैम्ड एजिलम को देखता हूँ। यह रोज मेरे सपने में आता है। मुझे हमेशा लगता है कि जैसे ये मुझे बुला रहा है, लेकिन ये मुझे कभी अंदर नहीं जाने देता। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। और वो उस डोर के सामने जाता है और उसे बजाते हुए कह रहा होता है, हे क्या कोई है? ये मैं हूँ, फिर से मैं यहाँ पे आया हूँ, प्लीज इसे ओपन कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन इस लॉजिकलेस सपने में हर अटेम्प्ट यूजलेस होता है। मैं सिर्फ दिन रात बार बार इस दरवाजे को खटखटाता हूँ, लेकिन ये दरवाजा कभी भी नहीं खुलता। तभी हम रियल लाइफ में देखते हैं जहाँ पे कोई इसका दरवाजा खटखटा रहा होता है, यानी कि अब तक जो भी था वो उसका सपना था। बाहर से एक आदमी कह रहा होता है, ब्रदर उठो, खाने का टाइम हो चुका है। तो ये देखते हुए मेन कैरेक्टर जागता है और कहता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा, तुम लोग मेरे बिना शुरू कर सकते हो। इसी के साथ वो मन मन कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा बेकार है, पूरी रात उस दरवाजे को खटखटाना, ये कितना ज्यादा थका देने वाला है। और उस दिन के बाद से मैं न केवल साइको बन गया बल्कि मैं अंधा भी हो गया। मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाता और स्पेशली मैंने अपने देखने का तरीका बिल्कुल बदल लिया है। इसी के साथ वो बाहर आता है जहाँ पे वो काम वाली बाई कह रही होती है, डॉक्टर फिर से आपकी जांच करने के लिए आ चुके हैं और वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो ये सुनते हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि लिन क्यूई, हाँ इसका नाम लिन क्यूई है, वो डॉक्टर के पास चले जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर कह रहा होता है, लिन क्यूई तुम 17 साल के हो है ना, तो क्या तुम मुझे उस 10 साल पहले उस इंसिडेंट के बारे में बता सकते हो जिसने तुम्हें मेंटली बीमार कर दिया और अंधा बना दिया था। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है, खैर ये सब 10 साल पहले की बात है और ये 10 साल पहले उस रात की वजह से है जब मैं छत पर बैठा हुआ था, मैं चांद को देख रहा था और तभी मैंने एक एंजल को देखा। उन्होंने सुनहरा कपड़ा पहन रखा था और वो अपने 6 गोल्डन विंग्स को फैलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सुनते हुए वो डॉक्टर कह रहा होता है, एक सैरप, क्या ये वही था? लिन कहता है हाँ, और उस दिन के बाद से मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पाया। तो वो डॉक्टर उसकी बातों को नोट करते हुए कह रहा होता, अच्छा तो ये सब हुआ था? लिन कहता है नहीं, ये सब के सब बस मेरी इमेजिनेशन है। तो डॉक्टर कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? लिन कहता है, मैं सिर्फ छत से नीचे गिर गया था जहाँ पे मेरे सर में काफी ज्यादा चोट लगी थी। इसी के साथ मेरा नस डैमेज हो चुका था और उसकी वजह से मैं अंधा हो चुका हूँ। डॉक्टर उससे कहता है, ठीक है अब मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ। और इसी के साथ वो उसकी मेंटल स्टेट को नॉर्मल लिख देता है और उससे कह रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हारी एग्जामिनेशन को यहाँ पे बंद करता हूँ, अब तुम्हारी बीमारी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मुझे आशा है कि तुम अपने मेंटल स्टेट को एडजस्ट कर सकते हो। और ये कहते वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद लिन और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। उसका भाई कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुम्हारी आँख लगभग ठीक हो चुकी है? तो वो कह रहा होता है, हाँ मेरी आंखें बेहतर हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी भी फोटोफोबिया है। तो वो लेडी कह रही होती, लिटिल क्यूई अपने आंखों के बारे में चिंता मत करो, इसे आराम से लो और अपने आप पर दबाव कम डालो। वैसे भी तुम्हारे स्कूल ट्रांसफर को निपटा लिया गया है, लेकिन क्या तुम इसके बारे में सच में सोच रहे हो? क्या तुम जाना चाहते हो? तो वो कह रहा होता नहीं कोई बात नहीं, मेरी आंखें पहले से ठीक हो रही है और अगर मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ तो मुझे दूसरी तरह से शुरुआत करनी होगी। वो लेडी खुश होते हुए कह रही होती है, ये बच्चा अगर तुम कॉलेज नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी तुम्हारी पूरी जिंदगी का ख्याल रखेगी। उसका भाई भी कह रहा होता है, हाँ भाई मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। हम देखते हैं लिन बालकनी में आते हुए कह रहा होता है, दरअसल मैंने उन लोगों से झूठ बोला था, मेरी आंखें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, मैं अब भी उन्हें नहीं खोल सकता, रत्ती भर भी नहीं। और वो उन्हें खोलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। और वो फिर से अपनी आंखों में पट्टी बांधते हुए कह रहा होता है, लेकिन मैं उस समय झूठ बोल रहा था, अगर मेरी आंखें बंद है फिर भी मैं अपने आसपास देख सकता हूँ। 5 साल पहले मेरी आंखें बदलने लगी थी और इसने मेरे आसपास के एनवायरनमेंट को फील करने की इजाजत दी थी। कि शुरुआत सिर्फ कुछ सेंटीमीटर से हुई थी लेकिन फिर ये लंबी हो गई और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये साफ होते जाता है और अब ये 10 मीटर लंबा हो चुका है। और अगर किसी पर्सन की साइट रेंज अगर 10 मीटर है फिर वो अभी भी कुछ हद तक एक अंधा इंसान है, लेकिन मेरे लिए इस 10 मीटर का मतलब सब कुछ है। और ये कहते हुए फिर से उस मून की तरफ देख रहा होता है। हम उस मून में उस गॉड को देखते हैं जो कि लिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी मुझे देख रहे हो? दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, ठीक है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और मैं फिर से वही सपना देखूंगा। सीन चेंज होता है, हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग कुछ मॉन्स्टर्स के पीछे भाग रहे होते हैं। ये देखते हुए वो जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं, बाकी सभी लोग उन्हें बैक स्ट्रीट पर काट दो। इसी के साथ वो ओल्ड झाव को कॉल करता है। हम दूसरी तरफ ओल्ड झाव को देखते हैं जो कि एक तरफ बैठे हुए सिगरेट पी रहा होता है और ये काफी ज्यादा बैडएस लग रहा होता है। वो कहता है 3 साइन पोस्ट अपनी जगह पर है। इसी के साथ वो अपनी फॉरबिडन रूइंस का इस्तेमाल करता है और उस फॉरबिडन के यूज करते हुए वहाँ पे 3 बैरियर क्रिएट कर देता है जो कि एक बड़े बैरियर में बदल जाती है। और इसी के साथ वो उन मॉन्स्टर को घेर लेती है जहाँ पे उनके पीछे करने वाला इंसान उससे कह रहा होता है, अब भागने की कोशिश मत
करो। इसी के साथ वो अपने स्कार्फ को हटाती है और ये एक लेडी होती है, वो उससे कह रही होती है तुम इस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते। तो एलिमिनेशन अभी शुरू होता है, अब तुम लोग मरने वाले हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लिन को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है। तो उसे देखते हुए लड़कियां पागल हो रही होती है। वो लोग कह रही होती है देखो ये तो काफी ज्यादा सुंदर है। लिन मन ही मन कहता है भले ही हाई स्कूल का ये मेरा पहला दिन है लेकिन मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। फिर हम क्लास में देखते हैं जहाँ पे वो टीचर कह रही होती है आज हम एक स्पेशल स्टूडेंट को वेलकम करेंगे, क्या यहाँ के स्टूडेंट उसे हाथ दे सकते हैं उसे क्लास के साथ जुड़ने की मदद करने के लिए। और वो सभी से लिन को इंट्रोड्यूस करती है। लिन मन ही मन कह रहा होता है पिछले टर्म में सभी सोशल ग्रुप्स क्लास में पहले से फॉर्म हो चुके थे, इसलिए एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में मेरे लिए इसमें फिट होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक डिसेबल ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में अकेले रहना ये थोड़ा अजीब है। हालांकि ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, एटलीस्ट मैं अपनी स्टडी पे फोकस कर सकता हूँ। तभी एक लेडी आते हुए से कह रही होती है लिन तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। इसी के साथ और एक बंदा आते हुए से कह रहा होता है चलो मुझे अपना बैग दे दो। तभी और एक लड़का कह रहा होता है ये तुम्हारी सीट है यहाँ पे बैठ जाओ। और सभी इसकी तारीफ कर रहे होते हैं, उसकी मदद कर रहे होते हैं। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं सारे के सारे बच्चे उसे घेर रखे होते हैं और कहते हैं वैसे तुम किस स्कूल से ट्रांसफर हुए हो। तो दूसरा बंदा कहता है वैसे तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ है, क्या ये कोई एक्सीडेंट था। तभी एक लड़की कहती है लिन मैं जियांग कियान हूँ, मैं तुम्हारी क्लास की लीडर हूँ, तो किसी भी चीज के लिए बेहिचक मेरे पास आना। तो दूसरा बंदा कहता है मैं ली यही पे हूँ, अगर कुछ खाने पीने के लिए लेना है तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कैफेटेरिया में ले जाऊंगा। और एक बंदा कहता है मैं लियू युआन हूँ। ये सब देखते हुए लिन मन ही मन कह रहा होता है क्या आखिर जैसा मैंने सोचा था ये उससे अलग क्यों है। लिन उन लोगों से कह रहा होता है गाइस क्या तुम लोग मुझे जानते हो। तो जियांग कह रही होती है हमारे होमरूम टीचर ने हमें बताया है। तभी ली जियांग को मारते हुए कह रही होती नहीं नहीं लिन तुम्हारी मौत से कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी। हम पास्ट में देखते हैं जहाँ पे वो लेडी उन स्टूडेंट से कह रही होती प्लीज तुम सभी मेरे भतीजे का अच्छे से देखभाल करना क्योंकि वो यहाँ पे आने वाला है। इसी के साथ उसकी नजर थोड़ी कमजोर है, उसे ठंड लग सकती है, तो प्लीज मेरे बच्चे का अच्छे से देखभाल करना। हम पर्चन में देखते हैं ली कह रहा होता है उस दिन वो दरवाजे पर खड़ी थी और उसने हमें एक एक करके कैंडीज देते हुए हमसे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। ये देखते हुए लिन हंसते हुए कह रहा होता है और कहता है अच्छा तो ये सब इसलिए है। इसी के साथ वो टीचर सभी को पढ़ाने लगते हैं। लिन मन ही मन कह रहा होता है मैं आंटी के एफर्ट्स को बर्बाद नहीं कर सकता। हम देखते हैं वो टीचर कह रहे होते हैं लगभग 100 साल पहले 7 कॉन्टिनेंट और 4 ओशियंस और 200 या फिर उससे ज्यादा कंट्रीज थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही अंटार्कटिका में एक एंडलेस फॉग दिखाई दिया। एक रहस्यमयी और जहरीला फॉग खतरनाक स्पीड से फैल रहा था जिसने 24 घंटे के अंदर ही सरफेस के 98% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। वो इंसानों के जरिए सोचे जाने वाली चीजों से भी परे थी और कोई भी एक्सप्लोरेशन डिवाइस इस सरफेस को भेज नहीं सकती थी। कोई नहीं जानता था कि इस फॉग से दूसरे कंट्रीज भी एग्जिस्टेंस में है या फिर हम आखिरी लोग ही बचे हैं। इसी के साथ हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि उसी लेडी से लड़ रहा होता है। वो लेडी अपने साथियों से कह रही होती है इन सभी को मार डालो और किसी को भी बच के जाने मत दो। तो ये सुनते हुए वो दूसरी लेडी वैन क्यूइमो कह रही होती है हाँ मैं समझ गई, और हाँ वैसे मैं तुम सभी को बता दूं कि ये जो लोग है ये नाइट वॉचर है जो कि मॉन्स्टर को मारते हैं। हम देखते हैं वो लेडी कह रही होती है हमें सिर्फ इस सेवर को ब्लॉक करना है ताकि ये सभी यहाँ से बच के जाना पाए। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ उन मॉन्स्टर पे अटैक करती है और उन्हें मारते हुए कह रही होती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कितने भी आ जाए, ये लोग कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तभी वैन क्यूइमो कह रही होती है होंगिंग तो तुम्हारे पीछे देखो। तभी हम होंगिंग के पीछे देखते हैं जो कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और वो काफी तेजी के साथ होंग पर अटैक करती है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। ये देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ होंग काफी ज्यादा जख्मी होती है। होंग रिपोर्ट कर रही होती है और कहती है ये ऑपरेशन की जजमेंट ये बिल्कुल गलत थी। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं और वो सभी उसी तरह के टनल या फिर कौन सेवर से गुजर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है एक साइकोपाथ सीरियल किलर क्या यह सच में है। तो दूसरा बंदा कहता है जरूर मैंने इसे अपने दोस्त से सुना है और वैसे भी ओल्ड टाउन एरिया में पहले से ही बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। तभी जियांग कह रही होती है तुम लड़कों को दिक्कत क्या है, तुम लोग सिर्फ लोगों को डराते हो और कुछ नहीं। तभी अचानक लिन को एक बदबू आती है। वो कह रहा होता है क्या ये बदबू, ये तो एक लाश की बदबू है। दूसरी तरफ वो लोग आपस में कह रहे होते ये तो इम्पॉसिबल है, अगर इतना कुछ बड़ा हो चुका है तो खबर पहले से ही बाहर आ चुकी होती। तो ले आता है हाँ ये सच क्यों नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो हुआ उसमें कुछ गड़बड़ है। तभी लिन कह रहा होता है रुको क्या तुम लोगों को किसी चीज की बदबू आई। तो लियू उस टनल को देखते हुए कह रहा होता है तुमने जो बोला उसके बाद ऐसा लगता है कि ये स्मेल यहाँ से आ रही है, तो चलो अंदर जाके देखते हैं, शायद मुझे यहाँ पे लाइट जलानी चाहिए। और ये कहते ही वो अपने फोन की टॉर्च को जलाता है। तभी वो अपने सामने एक लेडी की लाश को देखता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते
जाते हैं और वो लोग देखते हैं एक मॉन्स्टर उस लेडी को खा रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर उसे फेंकते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देखते हुए ली कह रहा होता है बस वहाँ पे खड़े मत रहो, यहाँ से भागो। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लिन कह रहा होता है मैं ये महसूस कर सकता हूँ, ये ठीक मेरे पीछे है। और ये कहते वो भी आगे भागने लगता है। दूसरी तरफ जियांग काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने बैग को लिन की तरफ दे मारती है, लेकिन लिन उसे डॉज कर लेता है और वो जो बैग है वो उस मॉन्स्टर को जा लगती है। लिन बाहर निकलने वाला होता है कि तभी उसके सामने और एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि जियांग को पकड़ लेता है। ये देखते हुए लिन और भी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या ये दूसरा मॉन्स्टर, मुझे क्या करना चाहिए? लगता है अब मैं सिर्फ फाइट बैक कर सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी छड़ी को लेते हुए उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है, जहाँ पे वो एक ऊपर काफी तेजी के साथ अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी वो अपने सामने जियांग को देखता है जिसे वो मॉन्स्टर खा चुका होता है। तब इसके पीछे से वो दूसरा मॉन्स्टर अटैक करता है। ये देखते हुए मतलब कि ये महसूस करते हुए वो मन ही मन कहता है क्या फिर से ऐसा नहीं हो सकता, इतने लंबे टाइम तक हर्ट और ब्लाइंड तो साइकोपाथ हो गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन मैं बच गया था। और जैसे मैंने दोबारा अपनी लाइफ को शुरुआत करने की कोशिश की तो मुझे इन बेकार से मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा है। ये कैसी जिंदगी है, मैं इसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता हूँ। इसी के साथ उसकी पावर एक्टिवेट होती है। हमें उसी गॉड को दिखाया जाता है जो कि लिन की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन की पावर अवेकन होती है। उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से बहुत ही तेजी से एक लाइट निकलती है जो कि पूरी सिटी को दिखाई दे रही होती है। सीन चेंज होता है। हम ओल्ड झाओ को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है। वो भागते हुए कह रहा होता है होंग आखिर वो कहाँ पे है, क्या वो ठीक है? तो वैन उसे कह रही होती है एलिमिनेशन ऑपरेशन फेल हो चुका है और वो घोस्ट मास्क के किंग ने हम पर घात लगा के हमला किया, जिसकी वजह से होंग काफी ज्यादा घायल हो चुकी है। हम कहता है किया द किंग ऑफ घोस्ट मास्क, आखिर कितने घोस्ट मास्क बच गए हैं और क्या उनमें से कोई रेजिडेंटल एरिया में गया है? तो वैन कह रही होती है उनमें से 3 ओल्ड सिटी में गए हैं जो कि तुम्हारे साउथ वेस्ट में है। ये देखते हुए जाओ उसी तरफ जा रहा होता और कहता है मैं उन्हें मार डालूंगा। तभी वो अपने सामने उसी रोशनी को देखता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या ये एक नए फॉरबिडन रूइन का जन्म है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरी तरफ वैन ये सब देखते हुए कह रही होती है आखिर ये एक ऐसी रोशनी है, इसकी फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि ये 5th बाउंड्री के स्ट्रॉन्गर्स में से एक होगा। लेकिन रुको, ये 6th बाउंड्री क्लेन तक भी पहुंच चुका है। जाओ कह रहा होता है कैंग नांग जैसा मजबूत इंसान एक छोटी सिटी में कैसे दिखा देगा, आखिर वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो दूसरी तरफ और एक बंदा ये देखते हुए कह रहा होता है ये कुछ इंसानों जैसे फॉरबिडन रूइंस नहीं है, ये उससे ज्यादा है, ये गॉड रूइंस है। सीन चेंज होता है। हम लिन को देखते हैं जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इसी के साथ इसे गॉड कोड 003 द किंग ऑफ एंजल्स माइकल भी कहा जा रहा है। इसी के साथ उसकी आंखें भी खुलती है और वो कह रहा होता है 10 साल हो गए हैं जब से मैंने इस दुनिया को नहीं देखा है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी वो मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं। ये देखते हुए वो काफी इजीली उसे डॉज करते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा स्लो है, सिर्फ मेरी रिएक्शन स्पीड ही नहीं बल्कि मेरी सेंसिंग रेंज भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि वे 20 मीटर के रेडियस में आ चुकी है। अब मैं सब महसूस कर सकता हूँ। इसी के साथ वो अपनी छड़ी को उठाते हुए आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है। इसी के साथ वो उसे मार डालता है। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो एक जगह रुक जाता है। वो कह रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा, मेरी बॉडी, उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखते हुए वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करते हैं। ये देखते हुए लिन कहता है नहीं मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। अभी काफी तेजी के साथ वहाँ पे जाओ आता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उस मॉन्स्टर के जीभ को काट डालता है। उसी के साथ साथ उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है, वो भी एक स्ट्राइक में। ये देखते हुए लिन कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओ कहता है एलिमिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो लॉजिस्टिक डिवीजन को इस एरिया को क्लीन करने दो। और वैसे क्या ये लड़का वही है? इसी के साथ वो अपनी सिगरेट को जलाता है और उसे कह रहा होता है ये कितना कूल था, है ना? लिन को कुछ समझ भी नहीं आता। वो उससे कहता है अभी अभी मैंने जो मूव किया है वो काफी ज्यादा कूल था, है ना? लिन कहता है क्या कूल? जाओ उससे कहता है हाँ, तो क्या तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो और इस तरह कूल रहना चाहते हो तो आ जाओ और मेरे साथ चलो। लिन उसे साफ साफ मना करते हुए कह रहा होता बिल्कुल नहीं। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा होता है, कहता है क्या, क्यों नहीं? लिन कहता है ये काफी ज्यादा जोखिम भरा है, मैं ये नहीं कर सकता। जाओ उससे कहता तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है, चलो इस जगह को बदलते हैं और एक लंबी बातचीत करते हैं। मेरा नाम जाओ कांग चेन है और मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। तो लिन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है हाँ मुझे आप पर यकीन है, बस मुझे अपना बैग लेने दीजिए, मेरे टेक्स्ट बुक अभी भी यहीं पर ही गिरे हुए हैं। और ये कहते हैं वो आगे बढ़ता है। जाओ से कह रहा होता है अरे तुम फिर से आगे बढ़ रहे हो, इतनी जल्दी मत करो। लिन उसके धुएं की वजह से खांस रहा होता है। जाओ से कहता है तो मैंने अपनी सभी चार्म का यूज कर लिया है और मैं अभी तक इस लड़के को जीत नहीं सका, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? हम देखते हैं लिन घर आ जाता है जहाँ पे उसका भाई कह रहा होता है भाई तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई है,
है, आखिर तुम इतने लेट घर पे क्यों आए हो? तो वो कह रहा होता है ये कुछ भी नहीं था, वैसे क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? तो वो कहते हैं हाँ ब्रदर, मैंने सब कुछ पूरा कर लिया है। लिन कहता है मैं थोड़ा थक गया हूँ तो इसलिए मैं सबसे पहले बिस्तर पर जा रहा हूँ और तुम में से जल्दी करके सोने के लिए चले जाओ। और वो आगे अपने रूम में जाने लगता है। उसका भाई उससे कहता है ब्रदर क्या तुम सचमुच ठीक हो? तो लिन रुकते हुए कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से जाओ और सो जाओ। तो उसका ब्रदर कहता है ठीक है गुड नाइट। और वो अपने पपी से कह रहा होता है वैसे क्या तुमने कुछ स्मेल किया? उसके कपड़े पर कुछ अजीब से स्मेल थे। हम देखते हैं लिन अपने रूम में चले जाता है और अपने बेड में लेटते हुए मन ही मन कह रहा होता है स्कूल के पहले दिन ही ऐसी चीजों से निपटना ये काफी ज्यादा थका देने वाला है। इसी के साथ वो आदमी मुझे रिक्रूट करना चाहता है, वो जरूर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और शायद इसके पीछे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस दुनिया के डार्क साइड को जानता है। हालांकि मैं इसके बारे में जानना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन एक बार सीक्रेट पता चलने के बाद इससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और मैं कोई हीरो नहीं बनना चाहता। मैं यहाँ पर बस अपने घर की रक्षा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये कहते ही वो सो जाता है और वो फिर से उसी सपने में पहुंच जाता है जहाँ पे वो फिर से उसी घर के सामने आता है। वो कह रहा होता है यहाँ मैं फिर से आ चुका हूँ। दिन में मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद फिर से नींद में यहाँ पे बस दरवाजा खटखटाना, वाह ये कितना ज्यादा अच्छा है। ये कहते ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो कहता है रुको ये क्या हो रहा है, क्या इस बार मैंने दरवाजे को नहीं खटखटाया? और ये कहता ही उस दरवाजे को धकेलता है जिससे कि वो दरवाजा ओपन होता है और गॉड्स एजिलम फाइनली ओपन हो जाती है। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कहता है 5 साल के बाद मैं फाइनली इसके अंदर आ चुका हूँ। वो आगे बढ़ते हुए यहाँ के चारों तरफ देख रहा होता है और कहता है ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है, ये ड्रीम काफी ज्यादा अजीब है। तभी वो आगे जाता है और एक अलग जगह को देखता है। ये देखते हुए कहता है क्या एक अलग जगह? आगे बढ़ता है और एक अजीब सी डोर को देखते हुए कह रहा होता है आखिर ये कैसी जगह है? मुझे मत बताओ कि ये एजिलम इसे किसी गॉड ने लॉक कर दिया है। वो उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उस दरवाजे में बनी हुई साइन चमकने लगती है और वो दरवाजा खुलता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लेडी बैठी हुई होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या एक वुमेन? इसी के साथ वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी लगती है। वो उससे कह रहा होता है हेलो मैं लिन हूँ, वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही है? तभी उसे एक मिशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि पेशेंट NYX उसे उसकी मेंटल इलनेस से बाहर निकलने के लिए उसकी मदद करो और जब उसकी रिकवरी प्रोग्रेस 100% तक पहुँच जाएगी तो NYX की पावर का आधा हिस्सा तुम ले पाओगे, जहाँ पे उसकी करंट रिकवरी प्रोग्रेस 0% होती है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या NYX यानी कि नेक्स्ट, क्या ये वही ग्रीक माइथोलॉजी से गॉडेस ऑफ नाइट है? अब इसके सामने कई सारे सिस्टम ओपन होते हैं तो बताया जाता है कि ये लेडी ग्रीक माइथोलॉजी से द गॉडेस ऑफ नाइट है जो कि 5 जेनेसिस गॉडेस में से एक है और इसके पास एक ही टाइम पर मॉर्टल्स और गॉड्स को टेक डाउन करने की पावर है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है क्या उनकी जैसी पावरफुल गॉडेस को किसी तरह की मेंटल इलनेस हो सकती है और आखिर मैं इन्हें कैसे क्योर कर सकता हूँ? और इसी के साथ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी बीमारी क्या है, क्या ये डिप्रेशन है या फिर OCD या फिर स्काइज़ोफ्रेनिया या फिर कोई डेल्यूजनल डिसऑर्डर। वो उससे कह रहा था क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अभी अचानक वो लेडी चिल्ला उठती है और कहती है मेरा बच्चा, और तभी वो लिन को देखती है। ये देखती हुई लिन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या एक ग्रीक गॉडेस चाइनीज में बात कर सकती है? तभी वो गॉड आगे बढ़ती है और कह रही होती है फाइनली मेरे बच्चे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। जो कि सुनते हुए लिन बिल्कुल हैरान। वो कह रहा होता है क्या एक बच्चा? क्या वो मुझे बुला रही है? जहाँ तक मुझे याद है मेरा पालन पोषण मेरी चाची ने किया है और एक्चुअली मुझे मेरे मॉम डैड याद नहीं है कि क्या ये मेरी मॉम है? तभी वो लेडी आगे बढ़ते हुए कह रही होती मेरे बच्चे आओ और गले लगो। ये देखते हुए लिन भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो गॉड उसे इग्नोर करते हुए एक गमले को गले लगा लेती है और कहती है मेरे बच्चे क्या तुम सच में जिंदा हो? आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है तो ये सचमुच बीमार है, ये क्या पागलपन है? आखिर ये कैसी बीमारी है? और तभी उसका वो सपना टूट जाता है और वो फिर से रियल वर्ल्ड में अपनी आंखों को खोलता है। कह रहा होता है आखिर मैं उसका इलाज कैसे करूं? दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ अपने साथियों से कह रहा होता है उस बच्चे ने कल मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया, तो चलो देखते हैं जब मैं उसके स्कूल के गेट के सामने खड़ा रहूंगा तो वो कहाँ छिपेगा। और वो मन ही मन कह रहा होता है मैंने सोचा था कि ये एक पावरफुल क्लीन स्टेज में से एक होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पता चला कि ये एक न्यूबी है जो कि जान बाउंड्री में पहुंच चुका है। उनका लीडर उन सभी लोगों से कह रहा होता है हमें किसी भी कीमत पर ये चाहिए, हम इसे एशियन गॉड को पकड़ने नहीं दे सकते। और ये ऑपरेशन उस घोस्ट मास्क के किंग को पकड़ने से भी कई ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं जहाँ सुबह सुबह लिन के स्कूल के सामने खड़ा होता है और मन कहता है मैं हैरान हूँ कि आखिर ये कैप्टन ये कैसे कर रहे हैं और क्या वो घोस्ट मास्क के
लिन को पकड़ने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसी के साथ वो अपने साथी से कह रहा होता है क्या वो बच्चा अभी तक स्कूल नहीं आया है। सीन चेंज होता है, हम एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जो कि लिन से कह रहा होता है तो तुमने कहा कि वो तुम्हारी दोस्त है और वो जो कुछ भी देखती है उसे अपने बच्चे के रूप में देखती है। लिन कहता है हाँ बिल्कुल। वो डॉक्टर कह रहा होता है और वो बहुत देर तक रोती है। लिन कहता है हाँ पूरे समय है। वो उसकी बातें सुनते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये दोस्त सचमुच बीमार है। मेरा सुझाव यह है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए हमारे हॉस्पिटल में लेके आइए। तो लिन कह रहा होता है उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा अलग है, इसलिए वो हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकता। वो ये सुनते हुए कह रहा होता है अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकता तो मैं सिर्फ उसे दवा दे सकता हूँ और इसी के साथ मैं तुम्हें उसके लिए कुछ रेमेडीज दे सकता हूँ। तुम इसके लिए ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर उसके हालत में सुधार नहीं होता तो तुम्हें उसे यहाँ पे लाना ही होगा। तो ये सुनते हुए लिन मनीमन कहता है कि असल जिंदगी में इस दवा को सपने में ले जाया जा सकता है और वो उस दवाई को लेते हुए वहाँ से निकल जाता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है हाँ अगर मैं इस दवा को ले भी लूँ तो प्रोबेबली ये गॉड पर काम नहीं करेगा। तभी अचानक उसके सामने झाओ आ जाता है जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। झाओ लिन को देखते हुए कह रहा होता है मैं सुबह 6 बजे से तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ और मैं सच में पूरे दिन धूप में खड़ा था और मैं अब तुमसे मिल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो कि देखते हुए लिन वहाँ से भागने लगता है। ये देखते हुए झाओ कह रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो और ये कहते हुए वो काफी तेजी के साथ उसके सामने आ जाता है और उसे दीवार के साथ पकड़ लेता है। वो उससे कह रहा होता है क्या तुम अभी भागना चाहते हो? फाइनली कमीने मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है और अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं यहाँ पे जोरों से चिल्लाऊंगा। झाओ उससे कहता है बच्चे बेवकूफी करना बंद करो, तुम इस बार बच नहीं पाओगे। इसी के साथ वो उसके हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ता है और कहता है मेरे साथ आओ, हमें आज सचमुच एक लंबी और अच्छी बातचीत करनी है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिन कह रहा होता है मुझे मत खींचो और ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो झाओ कह रहा होता है एक बार जब तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा और इसी के साथ वो उसे लव होटल में ले जाता है। ये देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये कैसी जगह है? झाओ से कह रहा होता है चलो अब अंदर चलो। लिन ये देखते हुए घबराने लगता है और कहता है तुम ये क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ मुझे बवासीर है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो झाओ से लेते हुए अंदर चले जाता है जहाँ पे वो एक लेडी से कह रहा होता है प्लीज मुझे एक बड़ा और सेंसुअल रूम दो। तो ये देखते हुए लिन शर्माने लगता है और कहता है आखिर ऐसी जगह में बातचीत करना कौन पसंद करेगा? इसी के साथ झाओ उसे सेंसुअल और इंटेंस रूम में ले जाता है जहाँ पे वो उसे बेड के ऊपर फेंक देता है और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए लिन और भी ज्यादा घबराता है। झाओ से कहता है तो ठीक है चलो अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, बताओ क्या तुम माइकल से मिले हो? सितंबर 1992 में फॉग इन्वेस्टिगेशन टीम को मरियाना ट्रेंच में आसमान में उड़ता हुआ एक विशाल ड्रैगन मिला था और उसको द ड्रैगन ऑफ केओस लेवाइथन से आइडेंटिफाइड किया गया था। वो काफी ज्यादा बड़ा था। हम देखते हैं वो जो रिसर्चर होते हैं वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, यानी कि मानो वो पागल हो गए हो। झाओ कहता है ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार देखा गया कोई मिथिकल क्रीचर गॉड कोड 003 माइकल और इसने इंसानों की अब तक की सभी परसेप्शन को उखाड़ फेंका, लेकिन सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए इस मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस को कवर अप कर दिया गया। लेविथान का नंबर 001 था जो कि अब तक का सबसे फर्स्ट मिथिकल क्रीचर था और इसके बाद सैरप में तुमने देखा ही होगा माइकल। ये तीसरा मिथिकल क्रीचर है जो कि 1928 में देखा गया जिसका कोड नंबर 003 है। ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होता है। झाओ सिगरेट फूकते हुए कह रहा होता है मार्च 1928 मून से गोल्डन लाइट निकली थी और उसने नॉर्थ अमेरिका के एक वोल्केनो को धराशायी कर दिया था। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी और तब हमें पता चला कि मून में भी एक गॉड है। इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई, लेकिन बहुत ही ज्यादा फॉग की वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम को वहाँ पे पहुँचने में 1 साल लग गए। उन्होंने उस जगह की अच्छे से जांच की और आखिर में उन्हें सील कोड 004 गॉड मिला जो कि द एंड ऑफ द क्रिएटर है और वो एक फॉलन एंजल लूसीफर था। हम देखते हैं वो जो एंजल होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। झाओ कहता है उसी टाइम इंसानों का एहसास होने लगा कि कोहरा दिखाई देने के बाद पैदा हुए बच्चे के पास एक स्पेशल पावर अवेकन होने की चांस होती थी, एक स्पेशल पावर जिसे फॉरबिडन रुइन कहा जाता है। फॉरबिडन रुइन की पावर, रेंज और स्पेशलिटी उसके ओनर के साथ साथ बढ़ेगी और कल रात जो गोल्डन लाइट दिखाई गई थी वो माइकल की पावर वेव थी और तुम्हारे फॉरबिडन रुइंस उसी टाइम अवेकन हो चुकी थी। ये सुनते हुए लिन मनीमन कह रहा होता है तो क्या ये सब था? वो सेंसिंग एबिलिटी मेरी फॉरबिडन रुइंस थी और अपनी आंखों को
खोलने के बाद जो डायनामिक विजन और सेराफ की डिवाइन पावर मिली वो एबिलिटी ग्रोथ थी। जहाँ उससे कह रहा होता है स्पिरिचुअल पावर के स्टेट के अकॉर्डिंग हमने फॉरबिडन विंड्स को 6 मेजर बाउंड्रीज में बांट दिया। पहला बाउंड्री जिसे जान कहा जाता है, जो कि कप के पानी की तरह है, थोड़ा सा और इकट्ठा हुआ। इसी के साथ सेकंड बाउंड्री को ची कहा जाता है, जो कि एक दलदल की तरह भरा हुआ और स्थिर है। तीसरा बाउंड्री जिसे चुआन कहा जाता है, जो कि एक रिवर की तरह है, ये हरा भरा और बहता हुआ है। चौथे बाउंड्री को हाई कहा जाता है, जो कि एक बड़े समुद्र की तरह है, बहुत ही बड़ा और चौड़ा। और फिफ्थ बाउंड्री को एंडलेस कहा जाता है, और ये तब मिलती है जब स्पिरिचुअल पावर लगभग एंडलेस हो जाती है। इसी के साथ आखिरी सिक्स्थ बाउंड्री जिसे क्लेन कहा जाता है, जिसमें तब पहुंचते हो जब स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्टिबल होती है, और ये क्लेन बॉटल की तरह स्पेस डायमेंशन को तोड़ती है, जो कि देखते हुए लिन काफी ज्यादा खुश होता और कहता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, बताओ मेरी बाउंड्री क्या है। ये सुनते हुए जाओ कह रहा होता है वेल तुम अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल इंसान में गिनो, जो कि सुनते हुए लिन मनी मन कह रहा होता है तो ऐसा लगता है कि एजिलम डोर मेरे जरिए जान बाउंड्री को तोड़ने की वजह से खुला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी मैं अंदर आऊंगा तब मेरे सामने एक पेशेंट अपीयर होगा। ये काफी ज्यादा बेकार है। और वो से कह रहा होता है तो फिर आपके बारे में क्या, आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आपकी बाउंड्री क्या है। ये सुनते हुए जाओ कॉफी को थूक देता है और कहता है मेरे बारे में मेरे पास कोई भी फॉरबिडन रुइन नहीं है, और इसलिए मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है। तो लिन उससे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई फॉरबिडन रुइन नहीं है, तो फिर आपने उन मास्टर्स को कैसे मारा। ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मैंने पहले फाइटिंग एक्सपीरियंस और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस की है, और नाइट वॉचर में ज्वाइन होने से पहले मैं एक स्पेशल फोर्स सोल्डर था। लिन कहता है ये तो काफी अच्छा था। जाओ से कह रहा होता है और हाँ फॉरबिडन रुइंस के बारे में ये भी है कि फॉरबिडन रुइंस पाने के लिए 3 तरीकों की जरूरत पड़ती है। पहला जैसा कि मैंने कहा था ये जन्म से ही होती है, दूसरा तरीका स्पेशल फॉरबिडन रुइंस आइटम से है, और तीसरा ये गॉड के जरिए मिलता है। गॉड्स अपनी पावर का एक हिस्सा उन लोगों को देते हैं जिन्हें वो इस मॉर्टल वर्ल्ड में अपने एजेंट के रूप में चूज करते हैं, लेकिन इन एजेंट को गॉड से ऑर्डर्स भी मिलते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता है, और उनके एक्शन गॉड्स के विल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहो तो वो बस गॉड के एक एजेंट है। और अब तक के हमने जितने भी गॉड के एजेंट की खोज की है वे सभी एविल गॉड्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट किया है जिसे द एशियन गॉड चर्च के नाम से भी जाना जाता है, जिनका बस एक ही गोल है इस दुनिया में क्योस फैलाना। और वो लिन से कह रहा होता तो बताओ तुम्हारे लिए माइकल का ऑर्डर क्या है, तुम बताओ कि तुम किस तरफ हो। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा। जाओ कहता है क्या उसने अभी तक कुछ नहीं कहा, क्या तुमने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी, इसका कोई भी मतलब नहीं है। हमारे गेस के अकॉर्डिंग माइकल या तो बुरा है या तो अच्छा है। उसने तुम्हें एक फॉरबिडन रुइन दे दी लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो क्या सोच रहा है। लिन उससे कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, अगर वो मुझे कोई भी ऑर्डर देता भी है तो मैं उसे फॉलो नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं इस तरह के झंझट में नहीं फंसना चाहता। वो चाहे तो ये आंखें भी वापस ले सकता है। ये कहते ही वो उठता है और कहता है ठीक है तो अगर कुछ और नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जाओ से रोकते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है अरे इतनी जल्दी क्यों है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाओगे। ऐसा मत करो, क्या तुम मेरे बारे में या फिर मेरे पीछे के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरा से भी एक्साइटेड नहीं हो। तो लिन कहता है नहीं मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल उन नोबल लॉजिक्स की तरह है, और जब मैं एक बार इस ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट को जान लेता हूँ तो मैं या तो यहाँ पे शामिल हो जाऊंगा या फिर मैं मार दिया जाऊंगा, या फिर मुझे बंद कर दिया जाएगा, या फिर मेरी यादें मिटाई दी जाएगी। तो मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद है और मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो जाओ से कह रहा होता है क्या टीवी देखना बंद करो, ये तुम क्या कह रहे हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो लिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है तो अगर मैं ऐसे सुनने के बाद भी शामिल ना हो तो मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा। वो उससे कह रहा होता है ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं, हम सोल्जर्स हैं और हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और जो कि तुम कह रहे हो ये बिल्कुल बकवास है, ये सब बस साउथ की मूवीज में होता है और कुछ नहीं। लिन कहता है ठीक है मैं ऐसा सुनूंगा, तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जाओ से कह रहा होता है लेविथान के खोज के बाद जिया के मैनेजर मिथिकल बीइंग्स को मारने से रोकने के लिए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इस ऑर्गेनाइजेशन को 139 स्पेशल बीइंग काउंटर ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा मिथिकल बीइंग्स दिखाई दिए गए और ज्यादा से ज्यादा फॉरबिडन रुइंस वेल्डर भी पाए गए, इसलिए हमने कुछ गॉड्स के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करने का फैसला किया और स्पेशल फाइटर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन को नाइट वॉचर कहा जाता है, और एक सोल्जर के रूप में हमारा मिशन जिया की रक्षा करना है, किसी भी गॉड या फिर मॉन्स्टर के अटैक को रोकना है, और लोगों को इससे बचाने के लिए हमारे ये नाइट वॉचर काम करते हैं। तो बताओ क्या ऐसा ग्रेट और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यंग लोगों के लिए अपने देश की रक्षा करने के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, ये काफी ज्यादा कूल है। तो बताओ क्या तुम इसमें ज्वाइन करना चाहोगे। लेनो से कहता है ये नोबल है, ये कूल है, और मैं इसकी
सच में रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इसमें ज्वाइन होना नहीं चाहता। जाओ से कहता है क्या, लेकिन क्यों? लिन उससे कह रहा होता है क्योंकि मेरे पास एक आंट और एक कजिन है। पिछले 10 सालों से मेरी आंट ने आज इनके लिए कड़ी मेहनत की। इसी के साथ उन्होंने मेरा काफी ध्यान रखा। वो जिद्दी है, हमेशा खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर डालती है, जबकि वो दर्द से लगभग रो रही होती है। मैं ठीक उनके सामने बैठा था, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकता। वो बहुत ही सावधानी से और बहुत ही थका देने वाली जिंदगी जीती है। मेरा कजिन बहुत ही ज्यादा होशियार है, जिसपे वो काफी ज्यादा गर्व करती है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा छोटा है और वो इस घर को अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। इसलिए मुझे हाई स्कूल जाते रहना होगा और घर की देखभाल के लिए पैसे कमाने होंगे। मैं एक दिन अपनी आंटी और कजिन के लिए एक बड़ा घर खरीदूंगा। मेरी आंटी को उस स्थापित कारखाने में काम नहीं करना होगा। इस 10 सालों में उन्होंने मुझ जैसे ऐसे विकलांग को कभी नहीं छोड़ा और अब आखिरकार मेरी आंखें ठीक हो गई है, तो मैं उन्हें पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अब हर कदम सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उनकी और अपने घर की रक्षा करनी है। तो ये सुनते हुए जाओ काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तो ठीक है, फिर तुम घर जाओ। मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा गलत था। लेन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मुझे इतना कुछ बताने के लिए थैंक यू, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ वो घर आ जाता है और कह रहा होता है ये दुनिया कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मॉन्स्टर, गॉड्स, ये सब कुछ कितना ज्यादा अजीब है। दिन में किसी आदमी से बात करना और रात में सपने में किसी पेशेंट का इलाज करना, ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला है। तभी वो अपने सामने डिवाइस को देखता है जो कि झाओ का होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है झाओ क्या ये चीज उसकी है? जहाँ पे उसमें एक मैसेज होता है और उसे बताया जाता है कि जब अंधेरा छाएगा मैं लाखों लोगों के सामने खड़ा हो जाऊंगा और एबिस की ब्लड स्काई पर फैले रहेगी। वैसे मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, तो उसके लिए मैं भी तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए माफ करना। शायद ये कोई मैसेज हो आगे आने वाले खतरे के लिए। ये देखती हुए लिन कह रहा होता है इतना स्ट्रॉन्ग सेंटेंस, क्या ये नाइट वॉचर का स्लोगन है? और इसके साथ वो फिर से सो जाता है, जहाँ पे वो सपने में उसी हवेली में एंटर करता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तो चलो आज का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसी के साथ वो निक्स को लेते हुए एक जगह बैठ जाता है और मनी मन कहता है भले ही मैं हॉस्पिटल गया था और ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर कई सारे रिसर्च किए, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे ठीक करूं। इसी के साथ वो अपने बुक को ओपन करता है और कहता है माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग निक्स डेफिनेटली एक एशियंट और पावरफुल ग्रीक गॉड है, जिसके लगभग 20 चिल्ड्रन हैं, जिसमें थैनाटोस गॉड ऑफ डेथ, हाइप्नोस द गॉड ऑफ स्लीप, द गॉड ऑफ लाइट और द ब्राइट, द फेट और मोरोस, इसी के साथ द गॉड ऑफ डेडली फेट और कई सारे चिल्ड्रन शामिल है। क्या ऐसा तो नहीं कि उसे अपने बच्चे की बहुत ही ज्यादा याद आती है? निक्स उन गमले से कह रही होती है चिंता मत करो, तुम्हारे भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। उसे देखते हुए वो कह रहा होता है क्या उसने इस गमले को अपना बच्चा समझ लिया है, या फिर क्या उसके बच्चे को कुछ हो गया हो, जो कि उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। मुझे शायद कुछ करना होगा। दूसरी तरफ निक्स कह रही होती है थैनाटोस जब से छोटा है तब से उसे परेशानी की तलाश में रहना पसंद है, इसलिए जब भी वो वापस आएगा तो मैं उसे एक सजा दूंगी। लेकिन 3000 साल हो गए हैं और वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ये कहते वो रो रही होती है। ये देखते हुए लिन मनी मन कह रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के सुपीरियर गॉडेस ऑफ नाइट इतनी ज्यादा पिटफुल मदर हो सकती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है रुको, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट की बीमारी उसके बच्चे के तलाश से आई है और वो अपने आसपास की हर चीजों को अपने बच्चे की तरह देखती है, इसलिए अगर मैं इसे ध्यान में रखूं तो मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो उसके पास आता है और उसे गले लगाते हुए कह रहा होता है मॉम मैं वापस आ चुका हूँ। जो कि देखते ही निक्स काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या मेरे बच्चे, तो तुम फिर से आ चुके हो? और इसके साथ उसकी प्रोग्रेस 3% हो जाती है। ये देखते हुए लिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली प्रोग्रेस चालू हो चुकी है। इसी के साथ वो सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता है 3% रिवॉर्ड परसेंटेज पूरा हो चुका है, जिससे कि मैं निक्स के कोई भी रैंडम पावर को पा सकता हूँ। और इसी के साथ वो उस व्हील को घुमाता है और कह रहा होता है कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो गॉडेस ऑफ द नाइट है, इसकी पावर उसके नाम से रिफ्लेक्ट होती है। तभी वो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रोडक्शन को देखता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रोडक्शन क्या है, क्या ये कोई गॉड की पावर है? तभी उसे एक स्टारी नाइट डांसर पावर मिलता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं लगता, लेकिन एटलीस्ट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिप्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट उसे ये पावर देते हुए कह रही होती है ये कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो लिन उसे पकड़ते हुए ऑब्जॉर्व करने लगता है। वो कह रहा होता है ये पावर मेरी बॉडी को बदल रही है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी स्पिरिट से मेरी बॉडी को धोया जा रहा है। इसी के साथ उसे बताया जाता है कि उसने नॉक्टर्नल एनिमल के साथ कम्युनिकेट करने वाली एबिलिटी को हासिल कर ली है। इसी के साथ रात के समय उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रात के दौरान उसकी एग्जिस्टेंस इतनी आसानी से नोटिस नहीं की जाएगी और रात के दौरान उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस और रिकवरी एबिलिटी 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
ऐसी पावर देखते हुए वो कह रहा होता है ये स्टारी नाइट डांसर सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि मेरे स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ा देती है। ये तो एक सुपरमैन जैसी पावर है। भले ही मेरी स्ट्रेंथ एवरेज थी, लेकिन ये 5 गुना एनहेंसमेंट एबिलिटी ह्यूमन लिमिट को पूरी तरीके से तोड़ के रख देगी। और वो उस पावर को लेते हुए कह रहा होता है फाइनली अब मैं इस पावर के साथ अपनी फैमिली की रक्षा कर सकता हूँ। नेक्स्ट उससे कह रही होती है थैनाटोस, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें याद करता है, आओ और उसे गले लगाओ। तो लिन कह रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसी के साथ वो एक मेडिसिन देता है जो कि सिर्फ गॉड के लिए होता है। वो उसे रखते हुए कह रहा होता है मैं ऐसे तुम्हारे लिए रख के जा रहा हूँ। और इसी के साथ वो अपने सामने वाले डोर को ओपन करता है। तभी वो अपने सामने कई सारे बॉक्सेस को देखता है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये सब क्या है। तभी सुबह सुबह उसकी अलार्म बज जाती है और वो नींद से उठ जाता है। वो उठते हुए कह रहा होता है ये काफी अच्छा सपना था, मैं तरोताजा और आराम महसूस कर रहा हूँ। इसी के साथ वो नीचे जाता है जहाँ पे वो आंटी से कह रहा होता है आंटी क्या आप इतनी जल्दी काम पे जा रहे हैं। तो उसकी आंटी कह रही होती है हाँ फैक्ट्री में नए आइटम्स आए हैं और उन्हें मुझे जल्दी पैक करना है, तो मुझे जल्दी जाना होगा, तो मैं जा रही हूँ, अपने भाई का ख्याल रखना। तो लिन उसे देखते हुए हैरान होता है। वो उससे कह रहा होता है आंटी मैं अब देख सकता हूँ। ये देखते हुए उसकी आंटी उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो उसे सीधे जाते हुए गले लगा लेती है। वो उसे कहती है ये काफी अच्छा है, आखिरकार तुम देख सकते हो। तभी वहाँ पे आजिंग भी आ जाता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है ब्रदर, आखिरकार अब देख सकते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिन अपने कॉलेज जाता है जहाँ पे सारी लड़कियां उसे देखती हुए कह रही होती है ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो लोग उनसे कह रहे होते हैं क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो चुकी है, तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर है। दूसरी तरफ हम ली और लियो को देखते हैं जो कि एक जगह उदासी से बैठे हुए होते हैं। तभी एक लड़की लिन से कह रही होती है आखिर तुम्हारी आंखें कैसे ठीक हुए, ये तो अनबिलीवेबल है। तो वो कह रहा होता है वो वैसे भी ठीक होने के करीब थे और कल मैं हॉस्पिटल गया था तो ये ठीक हो चुके थे। और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लियो और ली दोनों ही स्कूल के टेरिस पे लिन से माफी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम सचमुच तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हम उस टाइम सोचने के लिए काफी ज्यादा मजबूर हो गए थे और हम इसलिए वहाँ से भाग चुके थे। हमने जियांग को और तुम्हें वहाँ पर ही छोड़ दिया और उसके साथ ये सब हो गया, प्लीज हमें माफ कर दो। तो लिन कह रहा होता नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, खतरे से भागना हर कोई यही करेगा, अगर मैं होता तो शायद मैं तुमसे भी ज्यादा तेज भागता। तो ये सुनते हुए लियो कह रहा था क्या सच में, क्या तुम हमें दोष नहीं दे रहे हो? तो ठीक है, वैसे क्या तुम उन लोगों से भी मिले हो जो कि वहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए थे? उस रात वो लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे लगभग डरा दिया था कि मैं मर जाऊंगा। तो ली कह रहा होता है एक्चुअली मैं उन्हें ज्वाइन करना चाहता था। लिन कहता है क्या ज्वाइन करना चाहते थे? ली उसे कहता है एक नॉर्मल इंसान बनने में कोई भी मजा नहीं है और ये कई लड़कों के सपना है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना और एनिमी से लड़ना, ये काफी ज्यादा मजेदार है। लिन उसे कहता है तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे बन रहे हो, लेकिन तुम अपने पहले मिशन पर ही मर सकते थे और तुम्हारे मॉम डैड को भी कभी पता भी नहीं चलता और तुम इस दुनिया को अकेले छोड़ देते। ये कहते वो वहाँ से चले जाता है। तो ली काफी हैरान होता है। हम देखते हैं लिन शाम को घर आ जाता है और कह रहा होता है मैं वापस आ चुका हूँ। तभी वो देखता है कि वहाँ पे जाओ बैठा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये तुम हो और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जाओ से कह रहा होता है क्योंकि मैंने ये ट्रैकर तुम्हारे पॉकेट में लगा दिया था। तो लिन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं ज्वाइन नहीं होने वाला हूँ। जाओ से कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। इसी के साथ वो उसे कुछ पैसे देता है, जो कि देखते हुए लिन कहता है इसका मतलब क्या है? जाओ सिगरेट जलाते हुए कह रहा होता है वैसे अगर मैं स्मोकिंग करूँ तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? और फिर जाओ से अपनी कहानी सुनाता है। वो कह रहा होता है जब मैं 6 साल का था तब मेरे डैड गुजर चुके थे, मुझे बड़ा करने के लिए मेरी मॉम को 2 काम करना पड़ा और इसके बावजूद मैंने अच्छे ग्रेड्स बनाए रखे जो कि इस ब्लिस से बाहर जाने के लिए काफी थे, लेकिन मैंने अपनी मॉम की ऑब्जेक्शन के बावजूद भी आर्मी में ज्वाइन किया। जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उस दिन वो दरवाजे से चुपचाप मुझे देख रही थी और रो रही थी। एक पल के लिए मैं सच में रुकना चाहता था, लेकिन अंत में मैंने अपने मुंह को मोड़ लिया। तब मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं मिलिट्री अवार्ड्स को अर्न करूंगा, लेकिन बाद में मैं एक स्पेशल फोर्स में शामिल हो गया और मेरी रैंक पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे मेरे कॉम्बैट स्किल की वजह से नाइट वॉचर में ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने ओरिजिनली ये प्लान किया था कि मैं रिटायर होने के बाद गाँव में जाके अपनी मॉम की देखभाल करूंगा। हालांकि नाइट वॉचर में ज्वाइन होने के बाद वो ड्रीम बर्बाद हो चुका था। लेकिन तुम अलग हो, तुम मुझसे कहीं ज्यादा होशियार और समझदार हो और तुम्हारी अपनी राय है। अगर तुम उनके साथ रहना चाहते हो और उनकी सुरक्षा करना चाहते हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये काफी अच्छी बात है। अगर तुम यही रास्ता चुनना चाहते हो तो ठीक है, प्राइड से इस रास्ते पे चलो और दुनिया को बचाने वाले उन सभी लोगों को हम पर छोड़ दो। इसी के साथ ये पैसे लो और अपनी आंटी और अपने कजिन के लिए कुछ अच्छी चीजें खरीदो। मैं बस तुम्हारी लाइफ को इजी बनाना चाहता हूँ। तो लिन कह रहा था नहीं मैं ऐसा नहीं ले सकता। जाओ से कह रहा होता ये तुम्हारी आंट के लिए
लिए है, तुम्हें ये करना ही होगा। तो लिन उसे ही देते हुए कह रहा होता है, मेरी आंटी इसे नहीं लेगी, भले हम गरीब है लेकिन हमारी भी एक डेजिनेटी है और हम सोल्जर से कोई भी पैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिन्होंने इसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाली है। इसी के साथ मेरी आंखें ठीक हो चुकी है और मैं इस घर का देखभाल खुद कर सकता हूँ। तो झाओ उसकी ये बातें सुनते हुए कह रहा होता है, ओह तो तुम सचमुच काफी ज्यादा जिद्दी हो, अगर तुम्हें ये पसंद है तो मुझे सच में यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी के साथ दोनों ही बाहर आ जाते हैं। झाओ उससे हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है, मुझे आशा है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा होगा। लिन उससे कहता है, हाँ और मुझे भी आशा है कि जो ऑनर तुम चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। और इसी के साथ झाओ वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी आंटी भी वहाँ पे आ जाती है। उसके हाथ में कुछ सामान होता है जो कि लेते हुए लिन कह रहा होता है, आंटी इसे मुझे दे दो, मैं इसे लेता हूँ। तो उसकी आंटी कहती है, वैसे ये आदमी कौन था, क्या तुम उसे जानते हो? लिन कहता है, नहीं वो बस एक प्लम्बर था। झाओ उनकी बातें सुनते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और एक जगह जाते हुए बैठ जाता है। तभी उसे एक इमरजेंसी बुलावा आता है और ये रिपोर्ट सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा होता है, क्या द किंग ऑफ घोस्ट मास्क, क्या वो मेरे रास्ते पे जा रहा है? तो वो दूसरा नाइट वॉचर उसे कह रहा होता है, हाँ हमें उसके खून के निशान मिले हैं और उसके मूवमेंट को जज करते हुए ऐसा लगता है कि वो या तो ओल्ड सिटी या फिर डाउनटाउन एरिया की ओर बढ़ रहा है। ये सुनते हुए झाओ काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता और कहता है, मैं इस समय ओल्ड सिटी में हूँ, तो बताओ क्या प्लान है, मैं उसके पीछे जाऊंगा। वो दूसरा नाइट वॉचर कह रहा होता है, होंग यिंग तुम्हें सपोर्ट करने वाले ग्रुप को लीड कर रही है, तो तुम्हारा मिशन इस ओल्ड सिटी को खाली करना है। तो ये सुनते हुए झाओ आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या होंग यिंग वो तो काफी ज्यादा घायल थी। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, कैप्टन डाउनटाउन के मेन फोर्स को लीड कर रहे हैं और डाउनटाउन के लोगों को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए अगर घोस्ट मास्क वहाँ पे अपीयर हुआ तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम कैप्टन को देखते हैं जो कि उस डाउनटाउन में होते हैं। ये देखते हुए झाओ कह रहा होता है, तो ये सिर्फ इसलिए है कि ओल्ड टाउन में बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं, तो ये ठीक है। तो वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ओल्ड झाओ चिल करो, हमने कभी नहीं कहा कि हम ओल्ड टाउन एरिया को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो किंग ऑफ घोस्ट मास्क तुम्हारे सामने आ जाता है तो उसे फेस मत करना। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कि तुम हरा सकते हो, इसे नॉन कमांडमेंट स्पेस के साथ होल्ड करके रखो, मेन फोर्स जल्दी वहाँ पे पहुंच जाएगी। जो कि सुनते हुए झाओ कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया। इसी के साथ वो कह रहा होता है, नॉन कमांडमेंट स्पेस इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता और अगर ये द किंग ऑफ घोस्ट मास्क पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाएंगे और इस वजह से यहाँ पे भगदड़ मच जाएंगी। इसी के साथ ये ओल्ड टाउन एरिया बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके इस सिटी को खाली करना होगा। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और लिन के घर के सामने पहुंच जाता है। वो मन ही मन कहता है, मैं फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ। टाइम को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये फैमिली अभी डिनर कर रही होगी। तभी उसे एक स्मेल आती है जो कि एक लाश की होती है और तभी उसके सामने एक गटर से मॉन्स्टर निकल रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रहा था, जैकपॉट या फिर कहूँ ये सबसे बेकार चीज है। इसी के साथ वो अपनी स्वाड निकालते हुए रिपोर्ट करता है और कहता है, मैंने अभी द किंग ऑफ घोस्ट मास्क को ओल्ड टाउन एरिया में स्पॉट किया है। तो ये सुनते हुए वो रिपोर्टर कह रहा होता है, ठीक है समझ गया, हम जल्दी उस सिटी में मेन फोर्स भेज रहे हैं, तो ओल्ड जाओ उस मॉन्स्टर से अकेले मत लड़ना, बाकी नॉन कमांडमेंट स्पेस का यूज करो और उसे रोके रखो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, नॉन कमांडमेंट स्पेस वो इस मॉन्स्टर को 1 मिनट भी रोक नहीं सकते, मुझे ये करना ही होगा। तो उसके कैप्टन कह रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उससे फाइट मत करना। जहाँ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, सभी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। तो कैप्टन कहता है, मस्कीटो की वजह से इंजरीज और डेथ हर दिन हर सेकंड बढ़ती जाती है। इसी के साथ हमारे नाइट वॉचर्स कोई गॉड नहीं है और हम उन सबको रोक नहीं सकते। इसी के साथ किंग ऑफ घोस्ट मास्क के हाथों अपने टीममेट को लूज करना ये वर्थ के लायक नहीं है। ओल्ड जाओ ऐसा मत करो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो जाओ उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ते हुए कहता है, जियांग नांग क्या तुम्हें वो शपथ याद है जो कि हमने ली थी? और तभी वो मास्क मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ बाहर निकलता है। जाओ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, इस बार मेरे पीछे लाखों लोग नहीं होंगे लेकिन इसके पीछे वो बच्चा वो सब कुछ है, तो मुझे ये करना ही होगा। और ये कहते ही वो अपनी फॉरवर्ड रूइन टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही होती है। सीन चेंज होता है, हमें लिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग खाना खा रहे होते हैं। उसकी आंट कह रही होती है, आज के दिन काफी ज्यादा बड़ा है इसलिए तुम लोग ज्यादा खाओ और बचा हुआ खाना कल के लिए मत छोड़ना, और वैसे लिन तुम्हें भी ज्यादा खाना चाहिए। तो ये सुनते हुए लिन कह रहा होता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया आंटी। वो आहाजिन से कह रहा होता है, आहाजिन तुम बड़े हो रहे हो तो इसलिए और भी ज्यादा खाओ। ये सुनते हुए आहाजिन ज्यादा खाने लगता है और कहता है, हाँ मैं ज्यादा खाऊंगा। तभी लिन कह रहा होता है, वैसे वो छोटा सा डॉगी कहाँ पे है? ये सुनते हुए वो आंटी कह रही होती है, वो तो उस खिड़की के सामने है। ये देखते हुए
लिन उस डॉग के पास जाता है और उससे कहता है वैसे क्या हो गया है तुम्हें, तुम इस तरह बाहर क्यों देख रहे हो। तभी वो बाहर उस तबाही को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो काफी तेजी के साथ बाहर जाते हुए कह रहा होता है आंटी मैं थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा, मुझे भी जल्दी बाहर जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झाओ अपनी टूटी फूटी सिगरेट को जलाता है और कहता है आज का दिन कितना ज्यादा अनलकी है कैप्टन, सच में आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे इस हद तक नुकसान पहुंचाना ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे फाइट के दौरान मुझ पर आसान हो रहा है, लेकिन इतनी इंजरी के साथ ये मॉन्स्टर अभी भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है। ये कहते ही वो हाफ रहा होता है, वो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। आखिर में इसके कितने हिट ले सकता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक को डिफेंड करते हुए उसे फिर से अटैक करता है और उसे घायल करते हुए बहुत ही तेजी से उस पर और एक अटैक करता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। वो कह रहा होता है इससे इसको काटा नहीं जा सकता, इसकी बाउंड्री बहुत ही डिफरेंस है और बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये कहते वो बहुत ही तेजी के साथ पीछे हो जाता है और कहता है क्या एक मिथिकल क्रीचर होना इतना बड़ा डील है, आखिर मैं ऐसे कैसे निपटूं। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी पावर को अनलीश करता है और फॉरबिडन रूइन को एक्टिवेट करता है। ये देखते हुए जाओ कह रहा होता है ये तो फॉरबिडन रूइन है। फॉरबिडन रूइन सीक्वेंस 176 घोस्ट मास्क फेस अर्थ, ये फॉरबिडन रूइंस के बाउंड्री के भीतर सारे के सारे बींग्स को चकमा दे सकता है। और तभी अचानक वो मॉन्स्टर काफी तेजी के साथ उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है। वो उस पर कई सारे अटैक करता है जिसकी वजह से झाओ काफी ज्यादा घायल होता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होते हुए कहता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। और ये कहते ही वो एक जगह खड़ा होकर शांत हो जाता है। वो मॉन्स्टर उस पर फिर से अटैक करता है। ये मौका देखते हुए वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक बैक करता है, लेकिन उसकी वजह से वो और भी ज्यादा पीछे चले जाता है। वो कहता है हैरानी की बात है इसकी फॉरबिडन रूइन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, आमतौर पर अब तक मैं मर गया होता, लेकिन ये बुरा है कि आज बारिश हो रही है। तुम मुझे धोखा दे सकते हो लेकिन तुम बारिश को धोखा नहीं दे सकते, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। इसी के साथ वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बहुत ही जोरों से पंच मारता है। जाओ और भी ज्यादा दूर जाके गिरता है और उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है, जहाँ में उसे एक नाइट वॉचर के रूप में सिम्बोलाइजेशन बैच दिया जाता है। इसी के साथ वो बैच देते हुए वो कैप्टन कह रहे होते हैं द घोस्ट और गॉड समनर एक पर्सन के लाइफ में स्टोर किया जा सकता है, जो कि इसके एक्सचेंज में इमेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर का सौदा करता है। यहाँ तक कि ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास फॉरबिडन रूइन नहीं है। तो यह तुम्हें अपनी लाइफ के एंड में अवेकन करने का मौका देती है, तो इसे तभी यूज करना। के साथ वो उसे लेते हुए कह रहा होता है अब लगभग टाइम आ चुका है। तभी उसे लिन की आवाज आती है। लिन बैरियर के बाहर से कह रहा होता है जाओ मैं जानता हूँ कि तुम इस दरवाजे के पीछे हो, इसे खोलो जल्दी, मुझे अंदर आने दो। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे लिन उस बैरियर के बोर्ड को जोरों से पीट रहा होता है और कहता है मुझे अंदर आने दो। और वैसे हाँ मैं तुम्हें समझा दूं फॉरबिडन रूइन बैरियर के अंदर कोई भी नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता। हम देखते हैं अंदर से जाओ कह रहा होता है तुम घर में खाने की वजह यहाँ पे क्या कर रहे हो। लिन उससे कह रहा होता है इसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे पता है कि वहाँ पे द किंग ऑफ घोस्ट मास्क है और मैं उससे लड़ सकता हूँ, तो प्लीज मुझे अंदर आने दो। जाओ से कहता है तुम बस किसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हो, लेकिन ये वो चीज नहीं है, ये द किंग ऑफ घोस्ट मास्क है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये तुमसे 2 बाउंड्री ऊपर है, आखिर तुम इससे कैसे फाइट करोगे। और हाँ मैं ये भी कंफर्म करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक ये मॉन्स्टर तुम्हारे घर में उंगली नहीं उठाएगा। ये देखते हुए वो लिन उस बैरियर पर अटैक करता है और कहता है हाँ मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमसे कुछ लेना भी नहीं चाहता, तुम हीरो बनना चाहते हो, लेकिन मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ। डिनर के लिए तब तक इंतजार किया जा सकता है जब तक कि ये घोस्ट मास्क मर ना जाए और हम दोनों एक साथ इसे हरा सकते हैं। तो अंदर से जाओ खांसते हुए कह रहा होता है ब्रदर मत आओ, यहाँ तक कि तुम नॉन कमांडेड स्पेस को भी नहीं तोड़ सकते, और अगर तुम यहाँ पे आ भी गए तो ये एक सुसाइड होगा और एक मात्र रास्ता है जिससे तुम यहाँ पे आ सकते हो, और वो है जब मैं मर जाऊंगा। तो लिन उसकी बातें सुनते हुए रुक जाता है और वो रोने लगता है। वो कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए जाओ कह रहा होता है क्या वो चले गया, तो फिर ठीक है ये सही है, आई होप कि उसका डिनर अच्छा जाए। और उसी के साथ वो उस बैच को क्लिक करता है जिससे कि एक इंजेक्शन बाहर निकलता है और वो अपने ऊपर इंजेक्ट कर देता है जिससे कि उसकी पावर बढ़ने लगती है। वो कह रहा होता है क्या तुम जानते हो कि मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ वो फॉरबिडन रूइंस का इस्तेमाल करता है और अपने स्वॉर्ड ऑब्लिटरेट मून को निकालता है। वो काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है जिससे कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे पता था, मैं जाओ कॉन्ग चेंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ, मैं एक जीनियस हूँ। और ये कहते वो हंसते हुए आगे बढ़ता है। उसके चारों ओर जो उस मॉन्स्टर की बैरियर होती है वो उस बैरियर को तोड़ देता है, लेकिन इसकी वजह से वो घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है मेरा टाइम खत्म होते जा रहा है, मुझे जल्दी से खत्म करना होगा। इसी के साथ वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उस पर बहुत ही ज्यादा अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे बहुत ही जोर से पंच करता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर थोड़ा खुश हो रहा होता है कि तभी वो देखता है
है कि उसके हाथ कट चुके हैं। दूसरी तरफ झाओ ये देखते हुए हंस रहा होता है और कहता है अब हम दोनों के पास सिर्फ एक ही हाथ है जो कि हम यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं झाओ के मुंह से खून निकल रहा होता है। वो कहता है शिट, मैं और दर्द महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहता है नहीं, मैं अभी भी नहीं मरा, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। वो खड़ा होता है, तब इसके पीछे से वो बैरियर टूट जाती है। ये देखते वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये तुमने कैसे किया? तो लिन कह रहा होता है मैंने ऐसे बस घूर कर देखा और ये टूट गया। वो मन ही मन कहता है लकीली रात के समय ने मेरी स्टेरी नाइट डांसर को एक्टिवेट कर दिया और इस नॉन कमांडेड स्पेस को तोड़ने के लिए सेरेफ की डिवाइन पावर को यूज करने की इजाजत दे दी थी। हालांकि इसमें कुछ स्पिरिचुअल पावर की बर्बादी हुई, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो बस मुझे आपकी मदद करने दीजिए। झाओ से रोकते हुए कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तभी वो अपनी आंखों से झाओ के पसलियों को देख पाता है। ये देखते हुए वो कहता है क्या तुम्हारी चोट बहुत ही ज्यादा है? झाओ कहता है रुको, एक स्विंग और इसके बाद तुम मेरी मदद कर पाओगे। तो बच्चे मेरी मूवमेंट को ठीक से देखना, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से मैं सबसे ज्यादा कूलेस्ट हूँ। और इसी के साथ वो काफी तेजी से अपनी फॉरविडन रूइन टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के सिर को काट देता है। इसी के साथ वो भी नीचे गिर जाता है। तभी लिन उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है तो तुम्हारी बॉडी तो तुम मर जाओगे। झाओ कहता है हाँ मुझे पता है, और वैसे भी मौत से पहले इस फॉरबिडन रूइंस का एक्सपीरियंस बिल्कुल वर्थ इट है। मैंने ये किया। इसी के साथ वो अपनी सिगरेट को बाहर निकालता है और उसे जलाते हुए पीने लगता है। वो कहता है क्या तुमने देखा, मैंने एक ही स्विंग के साथ द किंग ऑफ घोस्ट मास्क के सर को अलग कर दिया। उस कमीने जिस कमीने को कैप्टन मारने में फेल हो गया था, मैंने उसे मार डाला। तो लिन कहता है हाँ मैंने देखा, मैंने सब कुछ देखा, ये बिल्कुल तुम ही हो। झाओ मरते हुए कहता है इसके साथ मैं जरूर जनरल बन जाऊंगा। तो लिन कहता है झाओ तुम अभी तक जनरल नहीं बने हो, तुम अभी मर नहीं सकते। वो उसे कहता है वैसे क्या ये स्विंग अच्छा था? तो लिन रोते हुए कहता है हाँ ये काफी ज्यादा अमेजिंग था, अभी तक ये मैंने सबसे कूलेस्ट चीज देखी है। तभी झाओ की सिगरेट नीचे गिरती है और वो मर जाता है। लिन ये देखते हुए काफी ज्यादा सैड होता है। वो कहता है नहीं तुम गलत हो, डेथ ये वो चीज नहीं है जिससे मैं डरता हूँ। देखते हैं द किंग ऑफ डेथ मास्क का सर से टेंटिकल निकल रहा होता है। लिन उसे कह रहा होता है क्या किसी एजिल में फेंका गया बच्चे को मौत से डर होगा? बिल्कुल नहीं, मैंने कई बार अंधेरे में अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन रोशनी हर बार मुझे बचा लेती, और वो रोशनी जिसने मुझे बचाया है वो मेरा फैमिली है। मैं दूसरे लोगों से काफी ज्यादा हेट करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे लिए सब कुछ बचा लिया है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें रिपे कैसे करूँ? तभी इसके पीछे वो किंग ऑफ द घोस्ट मास्क अपीयर होता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी लिन झाओ के स्वॉर्ड को उठाता है और काफी तेजी के साथ स्टेरी नाइट डांसर को एक्टिवेट करता है और उस पर अटैक करते हुए कहता है इस घोस्ट का फेस इसकी मेन बॉडी है, तो भले ही चाहे ये मुझसे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं इसे मार डालूंगा। और ये कहते वो काफी तेजी के साथ उसके फेस पर अटैक करता है और उस पर अटैक करते जाता है। वो कहता है जब तक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ना हो मैं ऐसे करता जाऊंगा। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। तो बताओ तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट कमेंट कर दो। इस वीडियो का लाइक है मैं 4 की लाइक और 500 कमेंट, तो जल्दी से फटाफट जाओ और कर दो। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कर दोगे। और उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, जल्दी से 70 के करा दो। उसी के साथ मैं तुम लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा बेटर लगी एंड इसकी स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसके प्लॉट होल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो मुझे ये सीरीज तो काफी अच्छी लगी, बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।